हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू जीके एंड जीएस एंटरटेनमेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। दोस्तों, आइए इन प्रश्नों को जानने से पहले मेरा आप सभी मित्रों से एक अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों आप अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए। दोस्तों, आइए तो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूत्र कणिका जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किसका केंद्रक होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोशिका श्वसन का। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण तैयार किया था? तो दोस्तों, हमारा इसका सही आंसर है आर्थर कॉर्नबर्ग ने। दोस्तों, आर्थर कॉर्नबर्ग जो व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहले डीएनए का पात्र विश्लेषण तैयार किया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, पादप कोशिका जिसे हम प्लांट सेल कहते हैं और पशु कोशिका जिसे हम एनिमल सेल कहते हैं, दोनों में अंतर केवल क्लोरोप्लास्ट के कारण पाया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा कौन सी होती है या उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन जो है वो विषों से संबंधित है। विष दोस्तों जहर को कहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? दोस्तों, सेल का जो पावर प्लांट है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? दोस्तों, यूकेरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो दोस्तों फास्फोलिपिड की बनी होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। दोस्तों, सेलुलोज जो होता है वो कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? दोस्तों, खाद्य परिरक्षक के रूप में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो है सोडियम बेंजोएट। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री होती है जिसकी सुरक्षा करने के लिए हम उसमें सोडियम बेंजोएट मिला देते हैं, जिससे वो काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। एक्वाकल्चर, फ्लोरीकल्चर, सेरीकल्चर और विटीकल्चर। तो देखिए दोस्तों, एक्वाकल्चर का संबंध मत्स्य कूट से है। दोस्तों, एक्वाकल्चर का संबंध मत्स्य कूट से है और फ्लोरीकल्चर का संबंध दोस्तों पुष्प से है। दोस्तों, विटीकल्चर जो है वो अंगूर की खेती से संबंधित है और दोस्तों सेरीकल्चर जो है वो रेशम की खेती से संबंधित है। तो दोस्तों, एक्वाकल्चर का संबंध क्या है? मत्स्य से। फ्लोरीकल्चर का संबंध दोस्तों फूल से। सेरीकल्चर का संबंध दोस्तों रेशम से और विटीकल्चर का संबंध दोस्तों अंगूर की खेती से है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? देखिए, जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की थी। दूसरा है यूरी गैगरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए,
दोस्तों इसका सही आंसर है ए, जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जीवों का संरचनात्मक और प्रकारात्मक एकक क्या है? जो जीवित कोशिकाएं हैं या जो जीवित जीव हैं उनकी संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक जो होती है वो दोस्तों कोशिका होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? तो दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो ग्लाइऑक्सिसोम को माना जाता है, ग्लाइऑक्सिसोम को माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रतिजन क्या है? तो दोस्तों प्रतिजन जो है वो प्रतिरक्षी के निर्माण के लिए एक उद्दीपन है। प्रतिजन जैसे हम एंटीजन बोलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है? किसे कहा जाता है आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डीएनए, डीराइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है जो पौधों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नग्न आँखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? तो दोस्तों नग्न आँखों से देखे जाने वाले सबसे छोटे आकार के जो कोषाणु होते हैं वो 100 माइक्रोन के होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अंतःपरासरण के कारण कोशिका जो है वो स्फीत हो जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है फाइटोक्रोम। जो फाइटोक्रोम है दोस्तों वो पादप रंजक जो है लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। क्या है? फाइटोक्रोम। अगला प्रश्न है, किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? किस चीज़ में रखें जिससे कि कोशिका का आयतन बढ़ जाए? तो दोस्तों इसका सही आंसर है समपरासरण दाव वाली जो घोल होते हैं उनमें। समपरासरण दाव वाली जो घोल होती हैं उनमें जो है आयतन कोशिका का बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अंतः शोषण की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों इसमें अवशोषण निहित होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं? तो दोस्तों वृक्क के आकार की जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो द्विबीजपत्रीय पादपों में होती हैं। दोस्तों वृक्क के आकार की जो द्वार कोशिकाएं हैं वो द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, ऊतकजन किसके वाह त्वचा बनती है? ऊतकजन जिससे वाह त्वचा बनती है वह क्या है? तो दोस्तों ऊतकजन जिससे वाह त्वचा बनती है वह त्वचाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वचाजन कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रंध्र मुख्य द्वार इस पर आधारित है।